नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक मनोविज्ञान कक्षा 11, जिसका टॉपिक रहेगा संवेग। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम संवेग के अर्थ, स्वरूप को जान सकेंगे, विभिन्न आधारों को समझ सकेंगे। संवेग के प्रकार, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेगों के बारे में हम भली भांति जान सकेंगे। विषय वस्तु में सबसे पहले प्रस्तावना, संवेग का अर्थ तथा स्वरूप, संवेग के शारीरिक आधार, संवेग के दैहिक माप, पॉलीग्राफ तथा झूठ की पहचान, संवेगों के संज्ञानात्मक आधार, संवेगों के सांस्कृतिक आधार, संवेगों का वर्गीकरण, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग, प्रमुख पद, महत्वपूर्ण बिंदु और बहुविकल्पी प्रश्न आंसर हम करेंगे। प्रस्तावना। मनोविज्ञान के 3 पौराणिक क्षेत्र माने गए हैं। संज्ञान यानी ज्ञान। संज्ञान का जो अर्थ होता है, स का अर्थ होता है संगठित ज्ञान। संगठित ज्ञान होता है, उसे संज्ञान कहते हैं। संकल्प शक्ति, संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय। संवेग, संवेग आप जानते ही हो, खुशी, आशावादी, क्रोध, भय, डर, ये हमारे जीवन के प्रमुख संवेग है। जैसे सीता बहुत प्रयास के बाद भी परीक्षा में सफल न हो तो संभव है कि वह दुखी तथा निराशावादी हो जाए। इसी प्रकार राहुल प्रथम प्रयास में ही परीक्षा में सफल हो जाए तो वह आशावादी तथा प्रफुल्लित हो जाएगा। संवेग एक ऐसा पद है जिसका अर्थ हम सभी समझते हैं। क्रोध, भय, डर, खुशी हमारे जीवन के प्रमुख संवेग है। संवेग शब्द का अर्थ अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है। अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन शब्द इमोवर से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना। उत्तेजित करना का मतलब है कार्य के प्रति व्यक्ति को तैयार करना। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है, यह कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। गेलार्ड ने बहुत ही शानदार परिभाषा संवेग की दी है। देखो, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, क्रियाकलाप है, उनका उत्तेजक, यानी हम जो भी क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, उसकी जो उत्तेजना हमें मिलती है, जो हमें कार्य के प्रति तैयार करने की प्रेरणा हमें मिलती है, वो संवेग के द्वारा मिलती है। तो ये परिभाषा आप अच्छी तरह याद करना। गेल्डार्ड की ये परिभाषा है। इसी प्रकार इंग्लिश तथा इंग्लिश, कितना शानदार नाम। देखो, इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक तथा ग्रंथीय क्रियाएं होती है। संवेग एक जटिल भाव, यानी इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जटिल भाव है इसमें, जिसमें शारीरिक और ग्रंथीय क्रियाएं होती है। बुरान बर्न कैंटोविज के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है, फिर भी जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। सेंट्रोक के अनुसार हम लोग संवेग को भाव जिसमें दैहिक उत्तेजन यानी शारीरिक जो उत्तेजन है, क्रियाकलाप है, चेतन अनुभूति, चेतन का अर्थ होता है सुखद जो अनुभूति होती है, मानसिक अनुभूति, व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर संवेग के संबंध में कुछ पहलुओं को जाना जा सकता है, जो इस प्रकार है। संवेग के बारे में हम इस प्रकार जान सकते हैं। देखो, संवेग एक जटिल अवस्था है। संवेग एक जटिल अवस्था है, इसको समझा नहीं जा सकता। संवेग का दूसरा पहलू उसमें होने वाली आंगिक प्रतिक्रियाएं हैं, यानी आंगिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं।
संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं। अभिव्यंजक अचानक व्यवहार हो जाना, अचानक लाल पीला हो जाना, गुस्सा आ जाना। संवेग में किसी न किसी तरह का आत्मनिष्ठ भाव अवश्य होता है। आत्मनिष्ठ भाव भी एक तो होता है वस्तुनिष्ठ और एक होता है आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ भाव भी संवेग में पाया जाता है। संवेग के आधार क्या क्या है देखो। संवेग का एक तो है शारीरिक आधार। दैहिक परिवर्तनों के संवेग की तीव्रता उत्पन्न नहीं की जा सकती। जब तक शारीरिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक संवेग उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हृदय की गति, नाड़ी की गति, श्वसन गति, रक्तचाप आदि में परिवर्तन संवेग में होने वाले कुछ दैहिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। तो शारीरिक जो संवेग का आधार है वो हृदय की गति, नाड़ी की गति और श्वसन, रक्तचाप आदि पर आधारित है। विलियम जेम्स का विचार है कि पर्यावरण ये भी संवेग को प्रभावित करता है। जब कोई बच्चा भालू देखता है, ये तो भालू देखने की हुई घटना, तब वह भागना आरंभ कर देता है, ये दैहिक प्रतिक्रिया है। तब उसे डर महसूस होता है, यह क्या कहलाता है? संवेग। किसी वस्तु को देख करके या तो उससे भय उत्पन्न होना या खुशी महसूस होना, और फिर जो कार्य किया जाता है वह क्या है? दैहिक प्रतिक्रिया है। और उसे चाहे वह डर है या खुशी है तो वह क्या है? संवेग है। लेंग नाम के एक और मनोवैज्ञानिक ने भी इसी तरह का विचार दिया है, इसलिए इस सिद्धांत को जेम्स लेंग सिद्धांत कहा जाता है। यह जो एग्जाम्पल दिया गया है ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? इसी प्रकार जो शारीरिक संवेग का जो शारीरिक आधार है उसमें मस्तिष्क केंद्र में भी लिम्बिक व्यवस्था होती है। लिम्बिक व्यवस्था होती है जिसमें मस्तिष्क का बायां गोलार्ध अति महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क का बायां गोलार्ध है, यह सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। बायां गोलार्ध सकारात्मक और दाहिना गोलार्ध है वो ऋणात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये संवेग उत्पन्न होने के शारीरिक आधार है। संवेगों में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भी भूमिका होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भूमिका होती है। मान लो आप रात में एक सुनसान सड़क पर टहल रहे हैं, अचानक किसी अंधेरे कोने से निकलकर कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाता है। ऐसी भयावह स्थिति में कतिपय परिवर्तन दिखाई देते हैं जो सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र प्रणाली को सक्रियता को बताते हैं। यानी सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इस भय से एकदम अचानक कोई व्यक्ति आ जाने से हमारे अंदर कौन सी तंत्रिका तंत्र है वो कार्य करती है? सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र प्रणाली है वो सक्रिय हो जाती है। जैसे हम कह देते हैं अभी अचानक उसकी कंपी छूट गई, तो ये क्या है? सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये किसका आधार है? ये संवेग का शारीरिक आधार है। संवेग के दैहिक माप। संवेगों तथा मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जा सकता है। इस तरह के उपकरण को पॉलीग्राफ कहते हैं। तो संवेग का जो दैहिक मापन किया जाता है वह उपकरण क्या कहलाता है? पॉलीग्राफ कहलाता है। पॉलीग्राफ तथा झूठ की पहचान। देखो किस प्रकार झूठ की पहचान की जा सकती है। झूठ की पहचान करने वाले परीक्षण में परीक्षार्थी से प्रारंभ में बहुत तटस्थ किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आधार भूमि तैयार की जा सके। पहले आधार भूमि तैयार की जाती है, ये साधारण क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें अपराध से संबंधित जानकारी होती है, जिसमें केवल अपराध करने वाले से ही पूछा जाता है। दुर्भाग्य से पॉलीग्राफ झूठ जानने का विश्वसनीय प्रशिक्षण नहीं है। ये विश्वसनीय, इसमें भी वो झूठ बोल सकता है। संवेग का जो दूसरा आधार है वह है संज्ञानात्मक आधार।
संवेगों का संज्ञानात्मक आधार। संज्ञान का अर्थ है संगठित ज्ञान के आधार पर। अगर हमें किसी वस्तु का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, ज्ञान के आधार पर हम उससे डरते हैं। जैसे हम कोरोना से डर रहे हैं, हमें ज्ञान है, तो कोरोना किस प्रकार का है? संज्ञानात्मक आधार का जो संवेग है, ये हमारे अंदर जो भय पैदा करता है वह संज्ञानात्मक आधार पर आधारित है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुकूल ही वह किसी संवेग की अनुभूति करता है। यदि आप रात में घर में अकेले हैं और किसी तेज हवा से खिड़की या दरवाज़ा दीवार से टकराकर आवाज़ शुरू कर दे तो आप यह सोचकर डर जाते हैं कि कोई चोर दरवाज़ा तोड़कर घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। हमें जानकारी हो जाती है, पहले क्या हो जाती है? जानकारी हो जाती है, हमें ज्ञान हो जाता है कि इस प्रकार दरवाजे की आवाज़ आई है तो वह चोर हो सकता है। संवेगों के सांस्कृतिक आधार। संज्ञानात्मक आधार और शारीरिक आधार के अलावा सांस्कृतिक आधार भी महत्वपूर्ण आधार है। यह जन्मजात होते हैं। संवेगों के सांस्कृतिक आधार है वो जन्मजात होते हैं, उन्हें सीखना नहीं पड़ता। विशेषकर चेहरों की अभिव्यक्तियों से, ये चेहरों की अभिव्यक्तियों से पैदा होते हैं। जैसे वे बालक जो जन्म से ही दृष्टिहीन है तथा जिन्होंने दूसरों को मुस्कुराते हुए दूसरों का चेहरा भी नहीं देखा, वे भी उसी प्रकार मुस्कुराते हैं, माथे पर बल डालते हैं जिस प्रकार सामान्य दृष्टि वाले बालक। संवेगों को सीमित रूप से प्रकट करना सिखाती है। देखो, व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपने ये जो सांस्कृतिक संवेगों का आधार है, ये संवेगों को सीमित रूप से प्रकट करना भी सिखाती है। भय मॉडल या प्राचीन अनुबंधन या परिहार अनुबंधन के द्वारा सीखे होते हैं। यानी प्राचीन अनुबंधन या परिहार अनुबंधन, प्राचीन पुराने, अगर हम किसी चीज़ से पहले से ही भयभीत हैं तो वो वस्तु हमें अगर दोबारा से दिखाई देती है तो भी हम भयभीत उससे होंगे। तो इसको बोलते हैं परिहार अनुबंधन, ऋणात्मक अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन। पहले से ही हमारे अंदर जो विचारधारा बनी हुई है उसके आधार पर हमारे संवेगों में परिवर्तन होता है। संवेग के प्रकार, संवेग दो प्रकार का है। सकारात्मक संवेग। अब सकारात्मक जो संवेग है ये कौन सा है? बायां पक्ष है। बायां पक्ष सकारात्मक संवेग का है। तो इसमें सबसे पहले है खुशी। खुशी एक मानसिक और भावात्मक स्थिति है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। लेजारस जो एक ज्ञानात्मक भावना के विचारक है, उनके अनुसार खुशी वह संवेग है जो एक उचित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उचित प्रगति का परिणाम है। यानी उन्होंने कहा है कि संवेग वह है, खुशी है। जैसे हम जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे अंदर वो खुशी है और हम उस दिशा में तैयारी कर रहे हैं कि इसका परिणाम खुशी देने वाला होगा। तो उचित लक्ष्य है उसका, उचित लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उचित प्रगति का परिणाम ही क्या है? खुशी है। खुशी के साथ जुड़े जैविक घटक भी है। अब देखो कौन कौन से जैविक घटक है। मस्तिष्क में नॉरपेइनफ्राइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है। मस्तिष्क में नॉरपेइनफ्राइन का स्तर अगर ऊंचा हो जाता है, मस्तिष्क में नॉरपेइनफ्राइन का स्तर अगर ऊंचा हो जाता है तो अत्यधिक खुशी होती है। अगर इसका स्तर निम्न हो जाता है तो विषाद की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है। तो ये हमारे शरीर के अंदर इसका जैविक घटक है या इसको हम वैज्ञानिक घटक भी मान सकते हैं। परानुभूति,
पर का अर्थ है दूसरों, दूसरों की अनुभूति। एक होता है सहानुभूति और एक होता है परानुभूति। परानुभूति का अर्थ है दूसरे के लिए, दूसरे की मदद करना, उसके लिए कार्य वास्तविक रूप से उसके प्रति परानुभूति दिखाना, यानी उसका साथ देना। और सहानुभूति में एक सहानुभूति प्रकट कर ली, बस इतना ही होता है, सहानुभूति प्रकट करना किसी दुखी व्यक्ति के प्रति। और परानुभूति है उसके साथ मिलकर के उसके दुख को दूर करना। परानुभूति समझ पाने की क्षमता है कि अन्य व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। परानुभूति का अर्थ वस्तुओं एवं परिस्थितियों को दूसरे के नजरिए, दृष्टिकोण से देखता है, जिसमें हम यह समझ सकें कि दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। किसी को परानुभूति देना तब आसान हो जाता है जब हमें पूर्व में वैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो। जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया 3rd ग्रेड टीचर का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जिस किसी ने किताबें बताई, भाई ये पुस्तक आपको पढ़नी है, ये पढ़नी है, जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे मैं खरीदता गया और उनको पूरी तरह से मैं नहीं पढ़ पाया। अगर अच्छी तरह से आप 2 ही किताब पढ़ लो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। समय कम होता है और हम इनको अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते, इसलिए हमें सफलता से हम वंचित रह जाते हैं। तो मेरा वो अनुभव है और इसी बात को मैं कोचिंग क्लास में पढ़ाता हूँ, तब ये बताता हूँ ये बात, क्योंकि मैंने ये ऐसा अनुभव किया है, मैंने ये महसूस किया है। तो इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं परानुभूति। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में फेल हो जाता है तो उस परिस्थिति में परानुभूति देना तब आसान हो जाएगा जब हमारे भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा हो। यही आ गया उदाहरण इसका। तो आप समझ गए होंगे परानुभूति क्या है। तो इस प्रकार आप इसको थ्योरी को समझना है और चाहे क्वेश्चन कैसे ही बन के आ जाए, आपको सोच समझ के उसका आंसर देना है। आशावादी, यह एक संवेग है, साथ ही यह एक व्याख्यात्मक शैली भी है। हम आशावादी हमें होना चाहिए, क्योंकि आशावादिता एक सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करती है। अगर हम आशावादी नहीं हैं तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। हम जो भी सोच के चलते हैं, आशा उम्मीद रख के चलते हैं, तो हमें उसमें सफलता मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होती है और सकारात्मक जो सोच होती है वो हमें ऊर्जा देती है, हमारे में उत्तेजना पैदा करती है। तो ये है आशावादी संवेग। जैसे यदि किसी परीक्षा के लिए हम खूब तैयारी करते हैं परंतु परीक्षा की तारीख आगे बढ़ जाती है, तो एक आशावादी व्यक्ति ये सोचता है कि ऐसा होने से वह परीक्षा की और बेहतर तैयारी करेगा। क्या आशावादिता का कोई जैविक आधार है, कोई वैज्ञानिक आधार है? तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे हाल ही में हमारी रीट परीक्षा आगे हो गई है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं भी मर गए हम तो, और कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं भी कोई बात नहीं, हमारी तैयारी थी, अब हमारी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिन्होंने ये सोच लिया भी हम तो मर गए, तो वो मर ही गए। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसका कोई जैविक आधार है कि नहीं? तो इसमें जैविक आधार दिया हुआ है। देखो, मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके 2 प्रमुख गुण हैं, दर्द संवेदन के संचरण को रोकना और उत्साह प्रदान करना। यानी एंडोर्फिन्स है, ये क्या कार्य करता है? दर्द संवेदन के संचरण को, जो दर्द संचरण होता है, कोई अपने को भय, दुख, विषाद उत्पन्न होता है, उसको रोकता है और हमें खुशी प्रदान करता है। लियोनेल टाइगर के अनुसार हम जैविक रूप से अनुकूलित हैं कि हम सकारात्मक संवेगों को महसूस करते हैं, बजाय इसके कि हमें क्षति का सामना करना पड़ता है। बहुत से व्यक्ति सिद्धांतवादियों के अनुसार आशावादिता एक व्यक्ति गुण है, ना कि एक संवेग है। तो बहुत से जो
सिद्धांतवादी है वो कहते हैं भी आशावादी एक संवेग नहीं है, एक ये व्यक्ति का गुण है। इसके अनुसार आशावाद एक सहज स्वभाव है, अतः कुछ लोग स्वभाव से या तो आशावादी होते हैं या एक कुछ लोग इसको क्या मानते हैं, एक स्वभाव मानते हैं, संवेग नहीं मान करके एक स्वभाव मानते हैं भी कुछ लोग स्वभाव से आशावादी होते हैं और कुछ लोग स्वभाव से निराशावादी होते हैं। नेक्स्ट है आभार। आभार से आप परिचित है। आभार प्रकट करना, किसी की प्रशंसा को व्यक्त करना ही आभार है। इससे हम मददगार, परोपकार, दयालुता जैसे हमारे अंदर जो गुण पैदा होते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक संवेग। नकारात्मक संवेग ये कौन सा है, दायां पक्ष है। क्रोध। क्रोध एक निषेधात्मक संवेग है, यह मन को कहीं और खींच ले जाता है, या दूसरे शब्दों में क्रोध को दर्शाने व्यक्ति का नियंत्रण अपने व्यवहारात्मक कार्यों पर नहीं रहता है। क्रोध का प्रमुख स्रोत अभिप्रेरकों का कुंठित होना है। हमारे जो अभिप्रेरक है उनका कुंठित हो जाना ही क्या है, क्रोध का प्रमुख कारण है। किंतु क्रोध कोई प्रतिवर्त नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच का परिणाम है। क्रोध हमारी सोच का परिणाम है। अगर कोई हमारा नुकसान कर देता है तो हम उस क्रोध को, हो सकता है हम अचानक ज़्यादा गुस्सा आ जाए हमारे को और हम उस क्रोध को न भी करें, तो हमारी सोच का हम सोच लेते हैं चलो कोई बात नहीं। और इस प्रकार ये कहा गया है कि क्रोध एक सोच का परिणाम है, न तो यह स्वचालित है और न ही नियंत्रण के परे है, न ही यह दूसरे या दूसरों के द्वारा उत्पन्न होता है। क्रोध प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी क्रोध को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, उसको रोक कैसे सकते हैं। अपने विचारों की शक्ति को पहचानें। हमारे जो विचार है उनकी शक्ति को हम अगर पहचान लें तो क्रोध पर नियंत्रित किया जा सकता है। जान लीजिए कि आप अकेले आप ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा आत्मसंवाद ना कीजिए जो आपको जलाकर राख कर दे। निषेधात्मक भावनाओं को बढ़ाकर अतिरंजित मत कीजिए, यानी ऐसा किसी के साथ संवाद मत कीजिए जिससे कि आपको उससे ठेस पहुँचे। दूसरों के व्यवहारों के पीछे इरादों तथा गुप्त अभिप्रेरकों का आरोपण मत कीजिए। अगर कई लोगों को क्या है, कोई व्यक्ति किसी और के बारे में कथन कहता है और वो अपने आप पर उसको आरोपित कर लेता है भी नहीं, उसके कहने का मतलब ये था, उसने ये सब मेरे पर आरोप लगाए हैं, तो उसका भी हम गुस्सा कर लेते हैं। तो उसके इरादों को आप समझो भी, उसका कहने का पीछे का जो इरादा है वो क्या है, क्या वो मजाक कर रहा है या किसी और की वो बात कर रहा है, तो इसको आप समझें। तो इस प्रकार समझ करके आप क्रोध का प्रबंधन कर सकते हैं, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे व्यक्तियों तथा घटनाओं के संबंध में अतार्किक विश्वासों को मत पनपने दें। अगर आपके दूसरे व्यक्ति के प्रति अतार्किक विश्वास हो जाता है जिसका कोई तर्क ही नहीं है, आपने किसी व्यक्ति के बुरा मान लिया भी, वो तो बुरा ही है, उसका कोई तर्क नहीं है आपके पास, तो इस प्रकार के मत है वो अपने अंदर मत पनपने दीजिए। अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए रचनात्मक तरीके ढूंढिए। क्रोध को व्यक्त करने के लिए आपने देखा होगा विकलांग व्यक्ति अपने जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए ऐसे सराहनीय कार्य करता है, ऐसे पैरालंपिक गेम के अंदर वो जाता है। तो इस प्रकार वो एक रचनात्मक कार्य के द्वारा अपनी पीड़ा को दूर कर देता है। इसी प्रकार हमें भी एक रचनात्मक कार्य करके हमारे क्रोध को दूर कर देना चाहिए। अपने क्रोध की अभिव्यक्ति की मात्रा और अवधि को नियंत्रित, हाँ ठीक है क्रोध आता है लेकिन उसकी मात्रा आप नियंत्रित कर सकते हो, उसकी अवधि, उसके समय को आप नियंत्रित कर सकते हो। नेक्स्ट है भय। भय एक प्राथमिक संवेग है
इसकी अनुभूति व्यक्ति को कभी कभी होती रहती है। यह नकारात्मक समय भी माना जाता है। भय की दशा में व्यक्ति या प्राणी खतरे से दूर होना चाहता है। अनेक प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित हो सकते हैं, जैसे डर कर भागना, रोना, चिल्लाना, कभी कभी बेहोश हो जाना। ये सब भय के व्यवहार के कारण होते हैं। और इसके अलावा हृदय, श्वसन में, रक्तचाप में काफ़ी वृद्धि हो जाती है भय के कारण। छोटे बच्चे तीव्र ध्वनि, अपरिचित या विचित्र वस्तुओं से अधिक भयभीत होते हैं। वयस्क या प्रौढ़ व्यक्ति संकट की परिस्थितियों में भय का अनुभव करते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। छोटे बच्चों को जो भय होता है वह अपरिचित या विचित्र वस्तुओं से उनको भय होता है, और वयस्क और जो प्रौढ़ व्यक्ति है उनको अगर कोई संकट आ जाता है तब वो भयभीत हो जाते हैं। जैसे कोरोना संकट आया था तो जो बड़े बच्चों को कुछ पता नहीं था, लेकिन जो वयस्क लोग थे, प्रौढ़ लोग थे, उनको ज़्यादा भय उत्पन्न हुआ, उनको ज़्यादा भय अनुभव हुआ। भय के प्रादुर्भाव, उसकी अनुभूति पर व्यक्ति की आयु, यानी भय पर व्यक्ति की आयु का प्रभाव पड़ता है, अनुभव का प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। समाज में कुछ करणीय कार्य होते हैं और कुछ जो नहीं करणीय कार्य होते हैं वो भी हमें क्या करते हैं, भय पैदा करते हैं। नेक्स्ट है दुश्चिंता। दुश्चिंता की गणना नकारात्मक संवेग के रूप में की जाती है। इसकी उत्पत्ति के स्रोत या तो संज्ञानात्मक, यानी जिसका हमें ज्ञान होता है पहले से ही, या फिर काल्पनिक होता है, और कभी कभी दोनों प्रकार के भी होते हैं। चिंता का तात्पर्य होता है अपेक्षाकृत अधिक व्यापक और सामान्यकृत व्यथा या दुख या आशंका से है। दुश्चिंता के कारण कभी कभी स्पष्ट रहते हैं, कभी कभी कारण स्पष्ट नहीं रहते। दुश्चिंता व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा का भी कार्य करती है। दुश्चिंता अभिप्रेरणा का भी कार्य करती है। कई बार हम दुश्चिंता करके लगातार तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उससे हमें सफलता मिलती है। कई बार नहीं, मेरे को तो नींद आ रही है, मेरे को तो सोना है, मेरे को नहीं पढ़ना है, तो इस प्रकार आपको फिर उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो दुश्चिंता अभिप्रेरणा का भी कार्य करती है। चिंता जब काफ़ी व्यापक रूप धारण कर लेती है तब उसे मुक्त प्रभावी दुश्चिंता का नाम दिया जाता है। चिंता जब काफ़ी व्यापक रूप धारण कर लेती है मनुष्य के अंदर, तब उसे क्या कहा जाता है, मुक्त प्रभावी दुश्चिंता कहा जाता है। दीर्घकालिक तनावों में द्वंद्वों से भी चिंता का प्रादुर्भाव होता है। लंबे समय तक आपके मस्तिष्क में अगर तनाव रहता है तो चिंता का कारण बनता है। द्वंद्व का मतलब दो विचार आपके मस्तिष्क में चलते हैं, ये पुस्तक पढ़ूं या ये पुस्तक पढ़ूं, तो इस प्रकार के दो विचार जो चलते हैं वो भी आपके तनाव या चिंता पैदा करते हैं। यदि वास्तविक कारणों से भी इसकी उत्पत्ति होती है तो उसे वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखो, वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता। यदि दुश्चिंता या चिंता वास्तविक कारण है उसके, तो उसे वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता कहते हैं। इसके विपरीत अचेतन द्वंद्वों से मनोस्नायु विकृति दुश्चिंता उत्पन्न करती। अचेतन, एक तो होता है चेतन जिसमें सुखद अनुभव होते हैं, अचेतन में दुखद अनुभव होते हैं, और अर्धचेतन में सुखद और दुखद दोनों होते हैं। तो अचेतन द्वंद्वों से मनोस्नायु विकृति पैदा हो जाती है और वो दुश्चिंता उत्पन्न करती है। हिलगार्ड के अनुसार दुश्चिंता, देखो हिलगार्ड ने क्या परिभाषा दी है। हिलगार्ड के अनुसार दुश्चिंता प्राय शारीरिक कष्ट, अचेतन, द्वंद्व, कुंठा और आत्मसम्मान की हानि। अगर हम कहीं जाते हैं, हमें वहाँ पर हमारा सम्मान नहीं होता है,
दुश्चिंता का, शारीरिक कष्ट, अचेतन, दमनदव, कुंठा और आत्मसम्मान की हानि। प्रमुख पद हमने जो पढ़ा है, संवेग, दैहिक उत्तेजन, सहानुकंपी, तंत्रिका तंत्र का संकुचन, पॉलीग्राफ, मॉडलिंग, प्रानुभूति, न्यूरोट्रांसमीटर, दुश्चिंता। संवेग एक जटिल अवस्था है। इसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं होती है शारीरिक, और कुछ अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं, अचानक व्यवहार करना। इसमें कुछ आत्मनिष्ठ के भाव होते हैं। संवेगों के नियमन में केंद्रीय तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनको नियमित करने के लिए केंद्रीय यानी मनोवैज्ञानिक कारण भी है, जैविक कारण भी है। मस्तिष्क का बायां गोलार्ध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, बायां गोलार्ध सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है और दाहिना गोलार्ध ऋणात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। संवेगों तथा मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जा सकता है। संवेगों और मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन बनेगा, देखो, संवेगों तथा मानव शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं उनका मापन किया जा सकता है। उपकरणों की सूची में पॉलीग्राफ परीक्षण को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें व्यक्ति की झूठ की पहचान की जा सकती है। संवेग के संज्ञानात्मक आधार से तात्पर्य है व्यक्ति किसी उद्दीपक या परिस्थिति को किस ढंग से प्रत्यक्षण करता है उसकी व्याख्या करता है। संवेग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक में खुशी, प्रानुभूति, आशावादी, आभार तथा नकारात्मक में क्रोध, भय, दुश्चिंता। सकारात्मक बायां पक्ष होता है और नकारात्मक दायां पक्ष होता है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न। संवेग शब्द अंग्रेजी का रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन के किस शब्द से बना है? तो यह इमोवर से बना है। व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? तो यह जेम्स लोजे का सिद्धांत है। पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिवृत्ति की पहचान हेतु, झूठ की पहचान हेतु। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है? तो बायां गोलार्ध सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। धन्यवाद आप सभी को।